So I say that I understand him better, you see, than most of the people who have associated themselves with him can say. दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने कांग्रेस की कमान संभाल ली थी और 1920 में शुरू हुए असहयोग आंदोलन के बाद उनकी राष्ट्रीय नेता की छवि बन चुकी थी। अंबेडकर जी ने उससे 3 साल पहले यानी 1917 में भारतीय जाति व्यवस्था पर अपनी पहली थीसिस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पेश करके छपवा ली थी। भारत के इतिहास में कई वर्षों का समय ऐसा है जब गांधी जी और अंबेडकर साथ साथ तो नहीं लेकिन एक साथ सक्रिय थे। ये एक दिलचस्प तथ्य है कि गांधी जी और अंबेडकर एक दूसरे के साथ तमाम असहमतियों के बावजूद लगातार संवाद में थे और एक दूसरे के विचारों से सहमत असहमत हो रहे थे। लेकिन गांधी जी के अंदर का एक डर शायद हमेशा बना रहा कि कोई उन्हें टक्कर ना दे पाए, कोई उनकी छवि को ना छू पाए। इसके लिए उनके सामने जो भी आया, चाहे सरदार भगत सिंह जी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हो, सभी को अलग अलग माध्यमों से रास्ते से हटाते चले गए। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। यूं तो गांधी जी मौत के बाद देश के बापू बन गए, साबरमती के संत और महात्मा गांधी तक की न जाने कितनी उपाधि उन्हें मिली। लेकिन उनके समकक्ष एक नेता ऐसा भी था जो गांधी जी को न बापू मानता था न कोई संत और महात्मा। ये नेता थे 14 अप्रैल 1891 को जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कहते रहे कि गांधी जी भारत के इतिहास में सिर्फ एक हिस्सा थे, वो कभी एक युग निर्माता नहीं थे। गांधी जी पहले से ही देश के लोगों के जेहन से गायब हो चुके हैं। उनकी याद इस कारण आती है कि कांग्रेस पार्टी उनके जन्मदिन, उनके मरण दिन या उनके जीवन से जुड़े किसी अन्य दिन सालाना छुट्टी कर देती है। ये काम हर साल सिर्फ इस कारण किया जाता है ताकि स्वाभाविक रूप से लोगों के जेहन में उनको जिंदा रखा जा सके। असल में तारीख थी 26 फरवरी और साल था 1955। बाबा साहब अम्बेडकर ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें जमकर गांधी जी पर प्रश्न उठाए थे। इस इंटरव्यू में अंबेडकर जी ने कहा था कि वो गांधी जी से हमेशा एक प्रतिद्वंदी की हैसियत से मिलते थे, इसीलिए वो गांधी को अन्य लोगों की तुलना में बेहतर जानते थे। गांधी जी जब अपने भक्तों के सामने जाते तो उनके रूप में उनके पास जाने पर कुछ नहीं दिखता सिवाय बाहरी आवरण के, यानी लंगोटी में लिपटे उनके शरीर के अलावा जो उन्होंने महात्मा के रूप में ओढ़ रखा था। लेकिन मैंने उन्हें एक इंसान की हैसियत से देखा, उनके अंदर के नंगे आदमी को देखा। लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि जो लोग उनसे जुड़े थे, मैं उनके मुकाबले गांधी जी को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। अंबेडकर जी ने अपने इस इंटरव्यू में गांधी जी पर आरोप लगाया कि गांधी जी हर समय दोहरी भूमिका निभाते थे। उन्होंने युवा भारत के सामने 2 अखबार निकाले, पहला हरिजन जो अंग्रेजी में था और गुजरात में उन्होंने एक और अखबार निकाला जिसे आप दीनबंधु या इस प्रकार कुछ कहते हैं, ऐसा अंबेडकर जी कहते थे। अंग्रेजी अखबार समाचार पत्र में उन्होंने खुद को जाति व्यवस्था और छुआछूत का विरोधी और खुद को लोकतांत्रिक बताया। लेकिन अगर आप गुजराती पत्रिका को पढ़ते हैं तो आप उन्हें अधिक रूढ़िवादी व्यक्ति के रूप में देखेंगे। वो जाति व्यवस्था जैसे सभी रूढ़िवादी सिद्धांतों के समर्थक थे। दरअसल किसी को गांधी जी के हरिजन में दिए गए बयान और गुजराती अखबार में दिए गए उनके बयानों का तुलनात्मक अध्ययन करके उनकी जीवनी लिखनी चाहिए। अंबेडकर जी ने गलत कहा या सही, किसी के लिए आज भी गांधी जी के गुजराती आर्टिकल्स को अंग्रेजी में प्राप्त करना आसान है। गांधी जी की विरासत को समेटे वेबसाइट पोर्टल गांधी हेरिटेज पोर्टल.com पर भी हरिजन सेवक, हरिजन बंधु, जिसे अंबेडकर जी दीन बंधु कहते थे, लगभग सभी अंक पढ़कर देख सकते हैं। कोई भी आसानी से उनके गुजराती और अंग्रेजी के आर्टिकल्स की तुलना कर सकता है और अपनी गलतफहमी को दूर कर सकता है। इन आर्टिकल्स के अध्ययन से ये स्पष्ट है कि गांधी जी ने अपने अंग्रेजी आर्टिकल्स में जाति व्यवस्था का जोरदार समर्थन किया और गुजराती आर्टिकल्स में सख्त शब्दों में छुआछूत का विरोध किया। अंबेडकर जी के अनुसार गांधी जी छुआछूत की बात सिर्फ इसलिए करते थे ताकि दलितों को कांग्रेस के साथ जोड़ सके। दरअसल गांधी और अंबेडकर के बीच दलितों के लिए अलग अलग मतदाता सूची और पूना पैक्ट विवाद का मुद्दा था। दूसरा था कि दलितों का बड़ा नेता कौन बने। वैसे इसके कई दावेदार थे, जिनमें जोगिंद्रनाथ मंडल जो दलितों को लेकर पाकिस्तान चला गया था, जहां उन्हें दलित से जबरन मुस्लिम बनाया गया। इसी कारण अपना धर्म बचाने के लिए जोगिंद्रनाथ मंडल दलितों को पाकिस्तान फेंककर वापस चला आया और फिर भारत की शरण ली। 2 और दावेदार थे जो दलितों के मसीहा बनना चाहते थे, एक अंबेडकर और दूसरे गांधी जी। अंबेडकर का दावा भी सही था क्योंकि उन दिनों मुंबई इलाके में डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी के समर्थित 17 में से 15 उम्मीदवारों ने आरक्षित सीट पर जीत हासिल की थी। बाकी अन्य 151 आरक्षित सीटों पर
कांग्रेस ने आधी से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन अगर सच्चाई की बात की जाए तो कांग्रेस या राष्ट्रीय राजनीति में उतरने से पहले गांधी जी ने 1915 में अपने आश्रम में एक दलित परिवार को रहने दिया। उनके इस फैसले का काफ़ी विरोध हुआ और आश्रम बंद होने की संभावना बढ़ने लगी, लेकिन वो अपने फैसले से पलटे नहीं। ये भी सच है कि गांधी जी ने ज्योतिराव फूले जी या फिर डॉक्टर अंबेडकर जी के तरीके से जाति व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास नहीं किया, किंतु अगर बात की जाए दलित अधिकारों की तो उन्होंने अपने कैबिनेट में जगजीवन राम और खुद डॉक्टर अंबेडकर जी को भी जगह दी थी। लेकिन इन सब के बीच एक नाम और निकल कर आता है, वो है जवाहरलाल नेहरू। साल 1952 में अंबेडकर उत्तरी मुंबई लोकसभा सीट से लड़े, लेकिन कांग्रेस ने अंबेडकर के एक पूर्व सहयोगी NS काजोलकर को टिकट दिया। नेहरू 2 बार निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया, रैली की और आखिर में अंबेडकर 15,000 वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अंबेडकर को 1954 में कांग्रेस ने भंडारा लोकसभा उपचुनाव में एक बार फिर हराया। ये घटनाएं साबित करती है कि कांग्रेस और उनके नेता, खासकर नेहरू, कभी अंबेडकर जी पर भरोसा नहीं करते थे। उन्होंने अपनी नापसंदगी को छिपाने का प्रयास भी कभी नहीं किया। हालांकि ये इंटरव्यू काफी लंबा है, लेकिन जब अंबेडकर से पूछा गया कि गांधी जी का आज़ादी दिलाने में क्या रोल रहा, तो वे बोले कि अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी देने पर सहमति गांधी के आंदोलन की वजह से नहीं, बल्कि अन्य दूसरे कारणों से दी थी। मुझे नहीं मालूम कि अचानक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली आज़ादी देने के लिए तैयार क्यों हो गए। ये एक गोपनीय विषय है जो मुझे लगता है कि एटली किसी दिन अपनी जीवनी में दुनिया के सामने लाएंगे। वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, किसी ने अचानक इस बदलाव के बारे में सोचा भी नहीं था, किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जब उनसे पूछा गया कि गांधी जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई, तो अंबेडकर जी ने जवाब दिया कि मैं 1929 में उनसे पहली बार गांधी जी से मिला था। गांधी जी ने मुझे खत लिखा कि मुझसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए मैं उनके पास गया। ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाने से ठीक पहले दिन की बात है। दूसरी बार मैं जब उनसे मिला तो वे जेल में थे। यही वो वक्त था जब मैंने गांधी जी से मुलाकात की। मैं उन्हें अन्य लोगों की तुलना में बेहतर जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने अपनी असलियत उजागर कर दी थी। मैं उस शख्स के दिल में झांक सकता था। जब अंबेडकर जी से सवाल पूछा गया क्या वो राजनेता थे या महात्मा, तब अंबेडकर जी ने कहा कि वो कभी महात्मा नहीं थे। मैं उन्हें महात्मा कहने से इनकार करता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में उन्हें कभी महात्मा नहीं कहा। वो इस पद के लायक नहीं थे, नैतिकता के लिहाज से भी महात्मा नहीं थे। अंबेडकर जी सही थे या गांधी, दोनों में कौन कितना सही था, ये आप भी कमेंट करके बता सकते हैं।